हेलो इंस्पायरिंग टीचर, स्वागत है आपका डेली वाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022, जिसमें हम सीडीपी को डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 के एक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर के बारे में और उनकी थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर अवेलेबल है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है सीडीपी सीरीज आरंभ सीटेट 2022। जब आप वहां जाएंगे तो आपको वहां पे हर एक टॉपिक पे बना हुआ क्रिस्प लेक्चर मिलेगा और साथ के साथ आपको क्वेश्चनियर के भी वीडियोस मिलेंगे, जहाँ पे कि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डील करना बताया गया है, कैसे क्वेश्चन को हमें क्रैक करना है वो भी बता रखा है। तो जाएं, देखें और अपनी तैयारी को ब्रश और बूस्ट करें। चलिए अब पहले समझते हैं कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। तो देखो, हम बात बिहेवियरिज्म की कर रहे हैं, राइट। बिहेवियरिज्म एक साइकोलॉजी का वो पार्ट है जहाँ पे कि स्टडी किया जाता है ऑब्जर्वेबल एक्शंस को, उन एक्शंस को जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है, दूसरा क्लासिकल कंडीशनिंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन और क्लासिकल कंडीशनिंग को हम कहते हैं अनुबंधन, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने पढ़ा था कि दो अनरिलेटेड स्टिमुलस को जब एक साथ बहुत ही कम समय अंतराल पे किया जाता है तो जानवर जो होते हैं या इंसान वो एक जैसा समझ लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल था टीचिंग एड। तो अब बात हो रही है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग हम जाने उससे पहले लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था जो थॉर्नडाइक ने दिया था, वो जरा देख लेते हैं। कि ये उन्होंने बता रखा था कि कोई भी कार्य होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो इफेक्ट होते हैं। जब पॉजिटिव होता है तो रिवॉर्ड होता है, जब नेगेटिव होता है तो पनिशमेंट होता है। और कोई भी काम हम करें उसका इफेक्ट होना तय है। तो पॉजिटिव को कहा गया रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव को पनिशमेंट। तो ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया गया एजुकेशन वाले फील्ड में भी। तो जब ये यूज किया गया तो इसी चीज को लेकर के स्किनर आगे बढ़े। ये लास्ट फेमस बिहेवियरिस्ट थे। इन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। हिंदी में इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, या फिर अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत और साधनात्मक अनुबंधन प्रयोग। ध्यान रखना यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यूपी टेट का ट्रेंड रहा है कि वो हर बारी अलग अलग नाम से सवाल पूछता है। तो अपने दूसरे टेट को भी क्लियर करने के लिए आपको चीजें ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट पे काम किया, इसीलिए हमने लॉ ऑफ इफेक्ट को तुरंत से रिकॉल किया है, ठीक है। इन्होंने जो बेसिस बताया था, जो जैसे कि उन्होंने थॉर्नडाइक ने बता रखा था, दो बेसिस हो रहे हैं, किसी भी चीज का पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, और उसी इफेक्ट को इन्होंने बेसिस बनाया री और पनिशमेंट बोल के, ठीक है। तो अब भाई रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट क्या है। तो रीइंफोर्समेंट है फॉर रिपीटिंग एनी पॉजिटिव बिहेवियर, किसी भी सकारात्मक व्यवहार को दोहराने के लिए कोई भी चीज अगर दी जाती है वो है पुनर्बलन या फिर रीइंफोर्समेंट बोलते हैं इसको। रीइंफोर्समेंट का दो टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो, पुनर्बलन भी दो तरीके का हो सकता है। सकारात्मक पुनर्बलन, जब बच्चों को यह कह दिया जाता है कि वो जो जब बच्चों को कहा जाता है कि ठीक है, अगर तुम ये पॉजिटिव एस्पेक्ट अपनाओगे या करोगी तो तुम्हें ये पर्टिकुलर चीज मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि बच्चे को आज के टाइम पे फोन की जरूरत होती है, लैपटॉप्स की जरूरत होती है, तो बच्चों को ये बोला गया कि तुम्हारे रिजल्ट अच्छे आ जाएं, तुम उस लायक परफॉर्म करो, तो तुम्हें बहुत अच्छा सा लैपटॉप दिया जाएगा ताकि तुम अपने आगे की पढ़ाई कर सको, ठीक है। अब क्या हुआ, बच्चा उस खुशी में पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। लेकिन जब बहुत अच्छे से पढ़ा और उसने 10th में बहुत अच्छे रिजल्ट किए, अब क्या हुआ कि बच्चा जो है ना, जब लैपटॉप मिल गया तो अब वो गेम खेलने लगा, मूवीज देखने लगा, पढ़ाई की चीजें कम और थोड़ी सी बाहर की चीजें, दूसरी चीजें ज्यादा करने लगा, ठीक है। तो ऐसे में पेरेंट्स ने जब देखा कि बच्चा पढ़ने में समय कम बिता रहा है तो क्या किया उन्होंने, बोला कि ऐसा ऐसा है कि ठीक है। और तब तक आ गया रिजल्ट। तो रिजल्ट आया 11th का, तो पता चला कि बच्चे के स्कोर बहुत अच्छे नहीं है, और बहुत अच्छे क्या, बच्चा ढंग से पास पास जस्ट हुआ है। तो बच्चे से उन्होंने ले लिया उसका लैपटॉप और कहा कि ऐसा है कि तुम जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक फिर से तुम्हें नहीं मिलेगा। अब बच्चे को ये बात समझ आ गई कि अगर मुझे अपने पास लैपटॉप रखना है तो आई हैव टू स्टडी ऑलवेज, मुझे अच्छा करते रहना होगा, तभी मैं पढ़ पाऊंगा।
माफ करना, तभी मुझे लैपटॉप मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ये लोग, बच्चा क्या करेगा कि अब वो उसी के लिए पढ़ना शुरू करेगा। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, हमने इस कहानी से ये पता चला कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम किया। पहले जो चीज पॉजिटिव थी आज के टाइम पे अभी वो बच्चे के लिए नेगेटिव है, क्योंकि बच्चे ने क्या किया, पॉजिटिव बिहेवियर जो शो कर रहा था, जिसके लिए उसको ये गिफ्ट मिला था, लैपटॉप गिफ्ट मिला था, अब बच्चा उस बिहेवियर को शो करना बंद कर दिया है। तो इस वजह से उसको नेगेटिव रीइंफोर्सर देने की जरूरत पड़ी। ठीक है, रिवॉर्ड को पहले दिया गया, बाद में ले लिया गया, और जब वापस से डिजायरेबल बिहेवियर होना शुरू हो गया कि जैसा हम व्यवहार चाहते थे बच्चे ने वैसा शुरू कर दिया, तो इनाम उसे वापस कर दिया गया। फिर उसके 12th के, माफ करना 11th के हाफ ईयरली में बहुत अच्छे नंबर आए, तो उसको वापस से लैपटॉप मिल गया। तो ये है पुनर्बलन की कहानी। अब भाई दंड की कहानी क्या है, तो किसी भी बुरे व्यवहार को रोकने के लिए जो चीजें की जाती हैं वो दंड है। बच्चे के कम नंबर आए, उसको एक थप्पड़ लगा दिया, तो वो हो गया उसके लिए दंड। तो इसका भी दो टाइप है, एक पॉजिटिव या फिर प्रेजेंटेशन पनिशमेंट, और नेगेटिव और रिमूवल पनिशमेंट। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है। जो बच्चे को अनडिजायरेबल है, ठीक है, उसको वो दे दिया जाता है, एज इन थप्पड़, एक्स्ट्रा होमवर्क। बच्चा होमवर्क करके आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, टीचर बार बार कोशिश कर रही, प्रयास कर रही, नहीं आ रहा, बस अगले बार के लिए टीचर ने क्या किया है कि उसको दे दिया है एक्स्ट्रा होमवर्क, कि बेटा ऐसा है कि अब तुम्हें ये करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं करोगे तब तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेन जाएगा। तो अब इस वजह से बच्चा करके आएगा, तो दैट इज पॉजिटिव पनिशमेंट, जहाँ पे उसको स्टॉप किया गया है इस चीज को करने के लिए कि वो आगे से होमवर्क करके ना आए। और नेगेटिव और रिमूवल पनिशमेंट में क्या होगा कि बच्चा जो कि उसका डिजायरेबल चीज था, जो उसके पास था बहुत टाइम से, जैसे कि हमारे रीइंफोर्सर के केस में लैपटॉप था, अब बच्चे से वो चीज ले ली गई वापस। ठीक है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से अपना बैड बिहेवियर शो कर रहा था, तो उससे उसका लैपटॉप ले लिया गया और काफी टाइम तक उसको नहीं दिया गया, तब तक जब तक कि वो भूल ही ना जाए कि वो इसको किस लिए लैपटॉप लेना चाहिए था, क्या चाहिए था, नहीं चाहिए था, वो सारी चीजें भूल गया है। वो होता है नकारात्मक दंड, जहाँ पे कि बच्चों का जो फेवरेट चीज है ना उसको आप वहां से हटा लेते हैं और कहते हैं कि जब तक तूने ये डिजायरेबल बिहेवियर नहीं शो करना है, मैंने नहीं देना। तो जब बच्चा करेगा, जब बच्चा ने वापस से डिजायरेबल बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया, तब भी आपको नहीं मिल रहा, आपने उसको वापस से उसका लैपटॉप नहीं दिया, रादर वेट किया है कि ये चीज जो परिवर्तन आया है उसके व्यवहार में बिल्कुल ढल जाए, तब उसके बाद ही उसको लैपटॉप दिया जाएगा। तो दिस वाज अबाउट पुनर्बलन और दंड। तो अब देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग में दो चीजें हमने बात करी, एक रीइंफोर्समेंट की बात करी, एक रिजल्ट की बात करी, माफ करना पनिशमेंट की बात करी। रीइंफोर्समेंट में एक ऐसा चीज जो हम रिपीटेटिव बिहेवियर के लिए दे रहे हैं, बढ़िया नंबर आए, कुछ रीइंफोर्सर दे दिया, पॉजिटिव ग्रेड, बहुत अच्छा मेहनत करा है, पॉजिटिव ग्रेड आए, दैट इज रीइंफोर्समेंट। ठीक, नहीं पढ़ा है, बैड ग्रेड्स आए हैं, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, सॉरी, पॉजिटिव पनिशमेंट, क्योंकि अब भैया बच्चे ने पढ़ा नहीं है तो ग्रेड्स कहाँ से दोगे। ठीक है, तो अब बच्चे को ग्रेड देख के बुरा लगेगा, वो अगली बार से पढ़ना शुरू करेगा। तो दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड पॉजिटिव पनिशमेंट। तो अब देखो थोड़ा सा अच्छे से और इसको समझते हैं कि क्या क्या बात हो रही है यहाँ पे। स्किनर ने बोला कि पनिशमेंट है ना वो काम नहीं करता है, लेकिन रीइंफोर्समेंट काम करता है। पनिशमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जिसमें से कुछ इन्होंने बता दिया, जैसे कि बच्चा हो सकता है स्कूल ड्रॉप कर दे, या फिर अपना इंटरेस्ट लूज कर जाए सब्जेक्ट में, या फिर उस सोर्स से जहां से उसको पनिशमेंट दी जा रही है ना, वो उस सोर्स से कटने लगे। तो टीचर अगर पढ़ाना चाहता है और बच्चा उससे कटेगा तो कैसे पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा ना, नहीं सिखा पाएगा उसको जो सिखाना है। दैट इज वाई वेयर एज रीइंफोर्समेंट लीड्स टू मोटिवेशन। मोटिवेशन हो रहा है रीइंफोर्समेंट की वजह से, पुनर्बलन की वजह से प्रेरणा मिल रही है कि और आगे अच्छा काम करना चाहिए। दैट इज वाई इन्होंने बताया कि रीइंफोर्समेंट काम करता है। अब ये पता कैसे चला, अब ये पता चला इनको अपने एक सेटअप बॉक्स से, जिसको बीएफ स्किनर का काइंड ऑफ सेटअप बॉक्स बोला गया, स्किनर्स बॉक्स के नाम से वो फेमस है, जहाँ पे चूहे को इन्होंने रखा। जब वो चूहा चलता तो उसके चलने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता, लाइट्स जलती और खाना आ जाता। ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चे को समझ माफ करना चूहे को समझ आ गया है कि जब भी वो चलेगा लाइट जलेगी और खाना आएगा। तो इस तरीके से ये चीज उन्होंने किया कि क्या बात रही कि जैसे जैसे
वो चलेगा तो उसके चलने की वजह से लाइट जलेगी और फिर उसके बाद खाना आएगा, तो इसको समझ जाएगा कि वो चलते रहेगा तो उसको खाना मिलते रहेगा, तो अब वो कॉन्स्टेंटली जानवर चलते रहेगा। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में दो टाइप की चीजें हैं अभी तक जो समझी है हमने, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट। तो पनिशमेंट की वजह से बिहेवियर घटता है, रीइंफोर्समेंट की वजह से बिहेवियर बढ़ता है, और दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है। पॉजिटिव में हम कुछ ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, नेगेटिव में हम कुछ चीजें हटा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि बिहेवियरल थ्योरी में जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये कैसे काम करती है। तो पहले कोई स्टिमुलस आया, उसके एवज में कुछ रिस्पॉन्स आया, वो रिस्पॉन्स या तो रीइंफोर्सर की तरह काम करेगा या फिर पनिशमेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे तो सिंस इन्होंने पनिशमेंट मना कर दिया तो वो रीइंफोर्सर की तरह काम करेगा, और फिर दूसरा रीइंफोर्समेंट डाला जाएगा, फिर वो दूसरा रीइंफोर्सर जो होगा स्टिमुलस की तरह बच्चे के लिए काम करेगा, और फिर वो उसके एवज में रिस्पॉन्स देगा। तो कुछ इस तरीके से साइकिल गो ऑन चलते रहता है, और आप भी अपना साइकिल बहुत अच्छे से फिनिश कीजिए, अपनी तैयारी का साइकिल पूरा कीजिए डेली बाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailybites.in, आप वहां जाएं, आपको वहां पे कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे तब आपको वहां पे सीटेड की एक टाइल मिलेगी। वहां पे आप देखोगे 1 रुपए में, मात्र 1 रुपए में बहुत सारे मॉक पेपर, फुल लेंथ मॉक पेपर अवेलेबल है। साथ के साथ आपको टॉपिक वाइज मॉक भी अवेलेबल है कि आप आरंभ सीरीज को फॉलो करें और टॉपिक वाइज मॉक लगाएं, अपनी तैयारी को एक लेवल अप बूस्ट करें और अपने सक्सेस के साइकिल को आगे लेके चलें। अब बात करते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट की। तो इन अटेम्प्ट टू डिक्रीज एन अनडिजायरेबल बिहेवियर, इसी अनडिजायरेबल बिहेवियर को घटाना है, तो वहां पे क्या किया गया, एक अनफेवरेबल आउटकम डाल दिया गया। कुत्ता जो है वो जूते को काट रहा है, तो जूता क्या गया, खराब हो गया। अब जूते के मालिक ने क्या बोला और कुत्ते के मालिक ने क्या बोला कि तुमने ये क्या कर दिया, ये गलत बात है। अब कुत्ते को बुरा लग रहा है क्योंकि उसके मालिक को भी बुरा लग रहा है, उससे कुछ गलती हुई, उसको समझ गई है ये बात। तो दैट इज पॉजिटिव पनिशमेंट। वहां पे उससे कोई चीज ली नहीं गई है, रादर उसमें कुछ ऐड किया गया। डांटना एक एडिशन है जो उस सिचुएशन के लिए किया गया है। तो अब बात आती है पॉजिटिव, फिर रीइंफोर्समेंट क्या होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि एक स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए एक स्पेसिफिक चीज दी जाती है। कुत्ते को अच्छे से बैठने के लिए एक हड्डी दी गई है ताकि वो हड्डी लेके खुश रहे। ठीक, तो अगली बार कुत्ता अपने आप बैठेगा क्योंकि उसको हड्डी चाहिए, तो दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, किसी एक बिहेवियर का स्ट्रेंथन होने के लिए जरूरी है कि वहां पे कुछ नेगेटिव आउटकम आए, कुछ ऐसी सी चीज होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे कि ये लड़की बीच पे बैठी हुई है और उसने सनबर्न वाली जो क्रीम है वो नहीं लगाई है, जिसकी वजह से उसको टैनिंग हो गई। तो अब इस टैनिंग को अवॉइड करने के लिए अगली बार जब वो आएगी तो पिछले बार का एक्सपीरियंस याद रहेगा, तो अगली बार वो सबसे पहले अपने क्रीम को मलेगी अपने शरीर पे, सो दैट कि उसको टैनिंग ना हो। तो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब एक चीज जो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को, देखो इस स्लाइड से। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है कि बिहेवियर जहाँ पे डिजायरेबल इवेंट और स्टेट हो रहा है, बच्चे ने अच्छा किया तो उसको गिफ्ट में $10 और $10 मिल गए, बच्चा बड़ा खुश हुआ कि उसने जितने ए लाए हैं उतना ज्यादा उसको $10 मिला है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा कि एक बिहेवियर को एंड करने के लिए अनडिजायरेबल स्टेट में व्यक्ति चला जाता है। एज इन कि जब एस्पिरिन हम ले रहे हैं तो पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है हमारा हेडेक दूर हो रहा है, तो ये चीज हमें समझ गई है कि अगर हमें सिर दर्द होगा तो अगली बार पे हम एस्पिरिन लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव है, सिर दर्द नेगेटिव है, जहाँ पे हम परेशान हो रहे हैं तब हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्सर। नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रहा है कि जब भी तुम्हें दर्द हो तो तुम दवाई लो। लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्सर क्या कर रहा है, कुछ फायदा करा रहा है। नेगेटिव रीइंफोर्सर जो है कुछ नुकसान करा रहा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा उस समय एप्ट है। अब बात आती है शेड्यूल की, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की। तो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट दो टाइप का होता है, कंटिन्यूअस, दूसरा पार्शियल। तो अब देखो कंटिन्यूअस पार्शियल को समझेंगे। कंटिन्यूअस मतलब कि हर बार अच्छा बिहेवियर शुरू हुआ, हर बार शो हुआ और हर बार हमने गिफ्ट दे दिया। और पार्शियल में क्या होता है कि कभी गिफ्ट दिया कभी नहीं दिया, यानी रिवॉर्ड दिया कभी नहीं दिया, तो दैट इज पार्शियल। किसी भी बिहेवियर को स्टार्ट करने के लिए कंटिन्यूअस बहुत ही अच्छा प्रोसेस है कि कंटिन्यूअसली हम रीइंफोर्सर दे रहे हैं।
लेकिन उसी स्टार्टेड बिहेवियर को अगर कंटिन्यू करना है तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट आना चाहिए। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट एक सही तरीका नहीं है। लॉन्ग रन में कंटिन्यूअस जो रीइंफोर्समेंट है वो काम नहीं करता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं कि अगर हमें अगली बार चॉकलेट मिलेगा तभी हम टेस्ट में पढ़ के जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। लेकिन जो पार्शियल रीइंफोर्सर है ये बड़ा काम अच्छा करता है उस पॉजिटिव बिहेवियर की जिसकी स्टार्टिंग हो रखी है उसको मेंटेन करने में। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का सच कोई टाइप नहीं है, लेकिन पार्शियल रीइंफोर्समेंट का बहुत सारा कैटेगराइजेशन है, जैसे कि इंटरवल और रेशियो, फिक्स्ड वेरिएबल है। और साथ में लेट्स से कि एक एग्जांपल के थ्रू हम पार्शियल को समझ सकते हैं कि यहाँ पे मान लो ट्यूशन टीचर है जिसने 10 टेस्ट लिए हैं मंथ में। रेशियो में क्या होगा कि बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, उसका फ्रीक्वेंसी निकाला और उस हिसाब से उसको गिफ्ट कर दिया है। कुछ इस हिसाब से होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, जहाँ पे कि ट्यूशन टीचर रेशियो निकालती है और उसके बाद उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है। वो कैसे होता है तो चलो समझते हैं, बट उससे पहले कंटिन्यूअस शेड्यूल का रीइंफोर्समेंट देख लेते हैं कि जितनी बार टीचर ने सवाल पूछा है उतनी बार बच्चे ने सही जवाब दिया है और हर बार उसको रीइंफोर्सर मिला है, तो नेक्स्ट टाइम से बच्चा मोनोटोनस हो जाएगा कि अरे हर बार एक ही चीज होना है, ठीक है जवाब दे ही देते हैं, चाहे अगली बार जब देंगी तब करेंगे या देंगे तब करेंगे। बच्चे के दिमाग में आ जाएगा टीचर अगली बार अगर कुछ ऐसा करेंगे तब हम जवाब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब देखो पार्शियल रीइंफोर्समेंट के जो हमने टाइप्स की बात करी थी, दो टाइप है, एक इंटरवल एक रेशियो। इंटरवल के फर्दर दो टाइप है, फिक्स्ड वेरिएबल। रेशियो के भी दो टाइप है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो अब बात आती है रेशियो की। पहले हम रेशियो को देखते हैं। फिक्स्ड रेशियो में क्या होगा कि हर बार टीचर ने फिक्स कर लिया है कि जैसे 2 टेस्ट, ये 10 टेस्ट का है, 2 टेस्ट में ए का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है तो उसको अब गिफ्ट मिल जाएगा, बी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है उसको गिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स है। इन लोगों को, बच्चों को समझ में आ जाएगा कि हम एक टेस्ट में हमें नहीं मिलेगा पर दूसरे टेस्ट में अगर हम अच्छा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। बच्चे को ये बात समझ जाएगी और उनका ये रहेगा कि अच्छा ठीक है इस वाले टेस्ट में तो नहीं मिलने वाला है, तो इस वाले टेस्ट में वो पढ़ के नहीं जाएंगे। पहले टेस्ट में मिला, दूसरे टेस्ट में नहीं मिला, तीसरे टेस्ट में मिल गया, चौथे टेस्ट में मिल गया, मान लो नहीं मिला, पांचवें टेस्ट में मिल गया। उनके दिमाग में चल रहा है क्या कि फिक्स है कि एक टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट में मिलने ही वाला है, तो उन्होंने अगले टेस्ट से जिस टेस्ट में नहीं मिलने वाला होगा गिफ्ट उस टेस्ट के लिए पढ़ना बंद कर दिया। वेरएज वेरिएबल में क्या होगा कि टीचर ने ये देखा कि पहले टेस्ट में ए नाम का बच्चा जो है उसने बहुत अच्छा किया है, दूसरे टेस्ट में बी ने किया है, तीसरे टेस्ट में फिर तीसरा कोई बच्चा आ गया डी, फिर से चौथे टेस्ट में ए की रिटर्निंग हुई और ए ने टॉप कर लिया टेस्ट को, अब उसको गिफ्ट मिल गया। अब बच्चे जो ये सोच रहे थे कि गिफ्ट तो मिलना नहीं है, अब ए को मिल गया। दूसरे टेस्ट में फिर ए ने अच्छा परफॉर्म किया, उम्मीद कर रहे थे कि फिर से मिलेगा, लेकिन उसको नहीं मिला। पर अगले ही टेस्ट में बी ने अच्छा परफॉर्म किया, बी को गिफ्ट मिल गया, क्योंकि बी ने पहले वाले दूसरे वाले टेस्ट में भी इसने बहुत अच्छा कर रखा था, तो अब इसका हो गया ना कि 2 बार ही अच्छा कर लिया इसने, तब उसको गिफ्ट मिल गया। फिर एक तीसरा बच्चा आ गया सी, अब सी को नहीं मिला, लेकिन दूसरी बार जब सी ने अच्छा परफॉर्म किया तब उसको मिल गया। अगली बार डी ने अच्छा परफॉर्म किया, फिर डी को मिल गया, लेकिन ई ने जब अच्छा परफॉर्म किया ई को नहीं मिला, क्योंकि अभी रेशियो के हिसाब से ई जो है सिर्फ एक ही बार आया। तो वेरिएबल है ना, जैसे जैसे कर रहे हैं बच्चे, जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से टीचर दे रहा है, उसका निकाल करके कि वो 2 बारी में अच्छा कर चुका है, वो 3 बारी में कर चुका है। तो ऐसे में वेरिएबल के केस में क्या होगा ना, बच्चे हर बारी पढ़ के आएंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा हमें नहीं पता कौन से वाले में गिफ्ट मिलेगा जी, तो हम तो पढ़ के जाएंगे, हमने टेस्ट को टॉप करना है। बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है। अगर ग्राफ की बात करें तो वेरिएबल रेशियो का ग्राफ और फिक्स्ड रेशियो का ग्राफ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं किस प्रकार दिख रहा है। जहाँ पे फिक्स्ड रेशियो में पर्पल कलर का जो ग्राफ है वो बिल्कुल फिक्स्ड इंटरवल पे है, वेयरएज वेरिएबल वाला जो रेड कलर का ग्राफ है वो थोड़े से डिस्टेंस पे जा रहा है। तो ये होता है ग्राफ। अब बात आती है इंटरवल की। अगेन इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल में क्या है कि एक ऑल्टरनेट करके गिफ्ट देना शुरू कर दिया। बच्चे को समझ आ गया कि एक ऑल्टरनेट पे गिफ्ट मिलने वाला है, बच्चों ने जिस ऑल्टरनेट पे गिफ्ट नहीं मिलने वाला है पढ़ना छोड़ दिया है। वेयरएज वेरिएबल में क्या हुआ है कि ए को दे दिया, फिर बी और सी को, बी और डी को नहीं दिया, फिर से ए को मिल गया, फिर ए को अगले टेस्ट में नहीं मिला, बी को फिर मिल गया, फिर सी और सी जैसे टेस्ट में अच्छा किया उसने तो फिर मिल गया, डी को नहीं मिला लेकिन फिर से ई को मिल गया। तो ये वेरिएबल है, उन्होंने, टीचर ने फिक्स नहीं किया है कि कौन से टेस्ट में वो देंगी, कौन से टेस्ट में नहीं देंगे गिफ्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चे को अब हर टेस्ट के लिए पढ़ना है। उसके दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं है ना कि सर और मैम कब हमें गिफ्ट देने वाले हैं, बच्चे हर टेस्ट में पढ़ के आएंगे। पर फिक्स्ड वाले में क्या होगा कि बच्चे इस चीज पे रिजिड हो जाएंगे
कि अरे सेकंड वाले टेस्ट में तो गिफ्ट नहीं मिलना है, तो कोई भी टॉप करे क्या फर्क पड़ता है, गिफ्ट तो मिलना ही नहीं, हम नहीं पढ़ के जाएंगे। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बच्चा इस फिक्स्ड पैटर्न को समझ जाता है और उसी हिसाब से बिहेवियर शो करने लगता है। तो फिक्स्ड पैटर्न का हमेशा ही कुछ ना कुछ ड्रॉबैक देखा गया है, बट वेरिएबल, इंटरवल हो या रेशियो, इसके ड्रॉबैक्स नहीं है। बच्चे हर बारी सीखते हैं और सीख करके आते हैं। लर्निंग का बहुत ही अच्छा तरीका है वेरिएबल। अब देखो फिक्स्ड इंटरवल का ग्राफ जो ऑरेंज कलर का है बिल्कुल बराबरी हिस्सों में कटा हुआ है, वेयरएज वेरिएबल का देखो कहीं कहीं पे कटा हुआ है। दैट शोज कि वेरिएबल वाला टाइम वेरिएबल जो है ना, कुछ इंटरवल पे मिल रहा है, कुछ पे नहीं मिल रहा है, तो बच्चों में क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, वो हर बार पढ़ के आएंगे। तो दिस वाज द ओवरऑल ग्राफ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब बात आती है कि कैसा दिखता होगा अगर हम उसको चार्ट प्रिपेयर करें। तो बच्चे से सवाल पूछा गया, बच्चे ने जवाब दिया, रीइंफोर्सर दे दिया गया। फिर बच्चे से सवाल पूछा गया, जवाब दिया उसने, कोई रीइंफोर्सर नहीं दिया गया। फिर सवाल पूछा गया, कोई जवाब दे दिया लेकिन रीइंफोर्सर नहीं दिया गया। लेकिन उसी तरीके से देखो कभी रीइंफोर्सर दिया गया है, कभी नहीं दिया गया। इसकी वजह से क्या हो, बच्चों में हर बार ये जनरेटेड है कि वो पढ़ के आएंगे, अदरवाइज उनको रीइंफोर्सर नहीं मिलेगा। ठीक हो गई बात। तो अब वेरिएबल रेशियो शेड्यूल कैसे वर्क करता है, तो जब जैसे आप काम करोगे उसी हिसाब से रीइंफोर्सर को या रिवॉर्ड को शेड्यूल किया जाता है। जब अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आते हैं तो चीजें खुश होकर के, मान लो कोई एम्प्लॉय उसने अच्छा काम किया, उसको रिवॉर्ड मिला, और कभी ऐसा हो गया कि वो कंसिस्टेंटली 3 महीने से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चौथे महीने में उसको अप्रेजल दिया गया। उसकी वजह से दूसरों को भी समझ आया कि वी हैव टू वर्क इन अ कॉन्स्टेंट मैनर, जिसकी वजह से हमें भी अप्रेजल मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं रह जाएगा कि हमारी सैलरी में या फिर हमारी तारीफ हो रही है, रैदर अप्रेजल हो रहा है, सैलरी हाइक कर रही है, तो वो चीज सबके लिए काम आएगा। तो नेक्स्ट पर्सन ने 2 महीने काम किया है, उसके बाद उसको अप्रेजल मिल गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क जो है ना, जिसकी वजह से मिल रहा है वेरिएबल और रेशियो, तो इम्प्लॉयज में क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि जो इतना अच्छा करेगा उसको उस हिसाब से रिस्पॉन्सेज मिलेंगे और उस हिसाब से उसकी सैलरीज हाइक की जाएगी। तो वेरिएबल और रेशियो का शेड्यूल इस तरीके से काम करता है। अब बात आती है कि एप्लीकेशन पे क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो देखो सबसे पहला कि हम शेप कर सकते हैं, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं बाय स्लोली रिवॉर्डिंग। ये होता है डाइटिंग के केस में या फिर नशा मुक्ति के केस में, जहाँ पे कि आप एक चीट कोड, डाइटिंग की अगर हम बात करें कि आप चीट डे बनाते हैं कि आप 4 दिन अच्छे से डाइट करोगे, 5वें दिन आपको चीट कोड यानी कुछ अच्छी चीजें पसंद की अपनी खाओगे, तो इससे कॉन्स्टेंटली आपको मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। तो हम एक नया बिहेवियर शेप कर सकते हैं। ये स्पेशल एजुकेटर्स बहुत तेजी से यूज करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बच्चे जो है ना तुरंत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो उनके लिए शेप करने के लिए जरूरी होता है, स्पेशल एजुकेटर्स ये शेपिंग वाला मॉड्यूल में यूज करते हैं। टोकन इकोनॉमी, जैसे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स का एक चेन बना दिया, और जैसे जैसे बच्चा अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहा है वैसे वैसे उसको रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज प्रीमैक प्रिंसिपल, जो डेविड प्रीमैक ने दिया। इनके अकॉर्डिंग ये था कि टीचर को एक बेस्ट रीइंफोर्सर ढूंढना चाहिए और देन उस रीइंफोर्सर का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। और ये सारी चीजें कहाँ से आई, स्किनर को पढ़ के आई, जहां पे उन्होंने ये बताया कि रीइंफोर्सर मोटिवेशन का काम करता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप आरंभ सीरीज को फॉलो करो और आप जाके टॉपिक वाइज मॉक लगाओ, फुल पेपर मॉक लगाओ, तो वो इंस्ट्रक्शन है ताकि आपके बिहेवियर में सुधार आए और आप एग्जाम देने के मॉड्यूल पे ढल जाओ। तो ये एक तरीका था कि किस तरीके से आपको ट्रेन किया जा सकता है और आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। जब आप क्लास करते हो, साथ में बैठते हो, तो मैं आपको ऐसे हिंट ड्रॉप कर रही होती हूँ कि कुछ इस डायरेक्शन में सोचो, कुछ इस डायरेक्शन में सोचो, कुछ इस डायरेक्शन में सोचो। मैं आपके रिस्पॉन्सेज को जब मॉडिफाई करती हूँ, उस दरमियान धीरे धीरे आपका बिहेवियर भी पूरे क्लासेस के दरमियान मॉडिफाई होता है। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है, जब आप बैचेस ज्वाइन करते हो तो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है और वहां पे टीचर मॉडिफाई करने के आपके बिहेवियर को कोशिश करता है। तो बिहेवियर का शेप करना हुआ या फिर बच्चों को आगे बढ़ाना हुआ, उसमें ये बिहेवियरिज्म का प्रिंसिपल बहुत ज्यादा काम आता है। अब देखो कोई भी थ्योरी है उसमें क्रिटिसिज्म तो रहेगी रहेगी, तो इसमें सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही था कि इसमें जानवर यूज किए गए हैं और जानवर को एक तरीके से एक्सप्लॉइट भी किया गया है। इसमें जनरलाइज कर दिया गया कि जानवर अगर चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, खाना मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि इंसान भी वैसा ही करे। इनहेरिटेंस का कोई रोल ही नहीं बताया।
ह्यूमन के बिहेवियर को, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को, उनके कॉग्निटिव रोल को इग्नोर कर दिया गया कि उनका खुद का भी दिमाग हो सकता है, अपने दिमाग से वो काम कर सकते हैं। नहीं, उनके हिसाब से वो चल रहे हैं, उनको भूख लग रही है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, एंड दैट्स इट। इसी तरीके से लर्निंग होती है, इसी तरीके से शेपिंग की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप जिस तरीके से शेप करना चाहो उसी तरीके से पर्सन शेप हो जाए। कुछ ना कुछ अलग आउटकम्स हो सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज थे इस एक्सपेरिमेंट में, सिर्फ एक इशू नहीं था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे। फ्री विल की बात नहीं थी यहाँ पे, कैद करके रखा गया था, ये लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कई सारी चीजें थी। साथ में इन्होंने पनिशमेंट की जो बात करी थी, और पनिशमेंट की वजह से भी कई सारी चीजें थी जो कि बहुत अच्छे से नहीं समझ पाई थी। जैसे कि क्या था कि प्रॉब्लम था पहला कि पनिश्ड बिहेवियर हो सकता है भूला नहीं जाए। व्यक्ति बहुत ज़्यादा, या तो उसके गुस्से में उसका जो एग्रेशन है वो बढ़ जाए, या फिर फियर बढ़ जाए, या फिर ये हो सकता है कि दूसरे के प्रति उसका जो बिहेवियर है ना बहुत अनडिजायरेबल हो जाए, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से झगड़ा करना, गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें आ जाए। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कंटिन्यूअस, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल रेशियो पढ़ा। कंटिन्यूअस मतलब हर बार रिस्पॉन्सेज पे रीइंफोर्सर दिया जा रहा है। फिक्स्ड इंटरवल में स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद रीइंफोर्सर दिया जा रहा है, और वेरिएबल इंटरवल में टाइम पीरियड वेरी कर रहा है उसमें दिया जा रहा है। फिक्स्ड रेशियो में नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के ऊपर उसका रेशियो निकाल रहे हैं और फिर रीइंफोर्सर दे रहे हैं। वेरिएबल रेशियो में वही एक एवरेज निकाल रहे हैं और उसके बाद दे रहे हैं, मतलब कभी भी जरूरी नहीं है कि हर बार ही दे रहे हैं, हर बार नहीं ही दे रहे हैं। ठीक हो गई बात यहाँ तक। फिर हमने कंटिन्यूअस और पार्शियल रीइंफोर्सर की बात की कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट शुरू करने के लिए काफी अच्छा है, वेयर एज पार्शियल रीइंफोर्समेंट उस शुरू बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है। कंटिन्यूअस रीइंफोर्सर लालची बना देता है, वेयर एज पार्शियल रीइंफोर्सर जो है ना मॉडिफाई, एक्चुअली में मॉडिफिकेशन पार्शियल रीइंफोर्समेंट लेके आता है। ठीक है, फिर हमने बात करी शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की, जिसमें हमने 3 शेड्यूल के बारे में, हमने 2 शेड्यूल के बारे में बेसिकली पढ़ा है। एक्सटिंक्शन तो एक है ही कि जहाँ पे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, वेयर एज कंटिन्यूअस तो जान ही रहे हैं कि हर बार दिया जा रहा है। हमने जो पढ़ा दैट वाज इंटरमिटेंट, कभी दिया जा रहा है कभी नहीं दिया जा रहा है। इसमें 2 टाइप पढ़ा, इंटरवल और रेशियो। दोनों में फिक्स्ड और वेरिएबल था, जिसमें वी गॉट टू नो कि वेरिएबल जो वेरिएबल रीइंफोर्सर है, चाहे वो रेशियो का हो या फिर इंटरवल का हो, वो काफी अच्छा होता है। इंटरमिटेंट इज वेरी गुड, फार मोर देन एक्सटिंक्शन एंड कंटिन्यूअस। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आरंभ सीरीज के टाइम पे ही इस एजुकेशन ग्रुप में आते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्विजेस, और जिसको आप हर दिन सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को हर दिन ब्रश कीजिए। नए वीडियोस के लिंक को प्राप्त कीजिए, और कोई भी सीटेट टेस्टेड से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है उसको भी प्राप्त कीजिए। तो जरूर जुड़ें, जुड़ना ना भूलें, और आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, आस्क मी योर डाउट, आई विल बी देयर हेल्पिंग you out. Until then, stay tuned, stay connected to Delhi Bites. God bless you all.